हरिहन्ताम्। नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिः मङ्गलं कुन्दकुन्दार्दिषु जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला पदार्थमालिका प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा कृत श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अपनी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतर्गत सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन अधिकार के पश्चात सम्यक ज्ञान अधिकार की चर्चा चल रही है। सम्यक ज्ञान अधिकार के प्रथम दो सूत्र 31 और 32 ये बतलाते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को भी ज्ञान की आराधना में खातिर होनी चाहिए। अतः जिन जीवों को सम्यक दर्शन प्रकट करना है उनको क्या करना, सम्यक ज्ञान की आराधना में निरंतर अपने उपयोग को लगाए रखना चाहिए। और वह सम्यक ज्ञान कैसा है कि जो सियादवाद का भाव है उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। और उस सियादवाद को जब एलोबरेट करते हैं, खोलते हैं, तो उसमें प्रमाण और निभाव निकल कर आते हैं। अर्थात प्रमाण और नए से जानी हुई वस्तु या वस्तु के स्वरूप को ही क्या कहते हैं, सियादवाद कहते हैं। ठीक। वस्तु को अनेकांत कहते हैं, वस्तु को अनेकांत कहते हैं, वस्तु के प्रतिपादन को सियादवाद कहते हैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में? द्रव्य कहना, वस्तु कहना, पदार्थ कहना, ये एक अर्थवाची होते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इनमें, है ना? कहीं कहीं पे पदार्थ, द्रव्य और वस्तु की कुछ अलग अलग परिभाषाएं मिलती है। पर यदि बाय चांस की बात है, अगर आपको नहीं समझ में आती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, एक ही बात है। पदार्थ कहना, वस्तु कहना और द्रव्य कहना ये एक अर्थवाची ही है, एक ही बात की चर्चा चल रही है। ठीक। अनेकांत, अनेकांत माने वस्तु, और वस्तु का प्रतिपादन यानी कि स्यादवाद। ठीक। उस स्यादवाद का जो भेद है वो है प्रमाण और नय। प्रमाण भी वस्तु को बतलाते हैं और नय भी वस्तु को बतलाते हैं। प्रमाण संपूर्ण वस्तु को बतलाता है, नय वस्तु के एक अंश को बतलाता है। समझ नहीं बात? दोनों से ही वस्तु का निर्णय होता है। ठीक। क्लियर है? चलो, अब पहले श्लोक पढ़ते हैं फिर से। इत्याश्रित सम्यक्त वहे सम्यक ज्ञानम निरूप्य यत्नेन आम्नाय युक्ति योग है समुपास्यम नित्यमात्महिते पृथगाराधनमिष्टम दर्शन सहभाविनोऽपि बोधस्य लक्षण भेदेन यतो नानात्वं संभवत्यन्यः। अर्थात जिन्होंने सम्यक का आश्रय लिया है ऐसे आत्महितकारी पुरुषों को सदैव ही जिनागम की परंपरा और युक्ति, जिनागम की परंपरा और युक्ति अर्थात प्रमाण के अनुयोगों से विचार करके प्रयत्न पूर्वक सम्यक ज्ञान का भले प्रकार से सेवन करना योग्य है। अर्थात जिनको समझ हुआ है उन्हें निरंतर वस्तु स्वरूप का चिंतन मनन और उसके आधार से जो सम्यक ज्ञान की आराधना है उसको करते रहना चाहिए। और सम्यक दर्शन के साथ ही उत्पन्न होने पर भी जो सम्यक ज्ञान है उसमें स्वभाव भेद होने से दोनों बात अलग अलग है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों अलग अलग है। इसमें जो प्रमाण का विषय है वो हमने कल समझा था। प्रमाण किसको कहते हैं? प्रमाण के दो भेद हैं। कौन कौन से प्रमाण के दो भेद है? प्रत्यक्ष और परोक्ष। वह प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकार का है, एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष और एक सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उसके दो भेद करे, एक देश और सकल। एक देश अर्थात
अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान, ये एक देश परमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान है। और जो केवल ज्ञान है वो जी। सकल परमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान है ना। उसके बाद सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष किसको कहा? इंद्रियों से जाने गए ज्ञान को सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रियों से जाने गए ज्ञान को परोक्ष भी कहते हैं। ठीक, उसमें कोई कंफ्यूजन हमको नहीं होनी चाहिए। अब परोक्ष प्रमाण की चर्चा में क्या समझाया? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये 5 भेद परोक्ष ज्ञान के भेद है। इसमें स्मृति किसको कहना, प्रत्यभिज्ञान आदि किसको कहना, ये हमने कल विस्तार से चर्चा की थी। आज हम नयों की चर्चा करेंगे। प्रमाण का दूसरा भेद नय, है ना। सम्यक ज्ञान का दूसरा भेद नय। प्रमाण और नय में प्रमाण की चर्चा करने के पश्चात सम्यक ज्ञान का दूसरा अंग है नय। अब सम्यक ज्ञान की आपको आराधना करनी है। सम्यक ज्ञान यानी कि जिन वचन की आपको आराधना करनी है। सम्यक ज्ञान अर्थात जिन वचन, केवली बढ़िदम, केवली के द्वारा बतलाया गया जो वस्तु का स्वरूप है, और उसको समझने के लिए आपको प्रमाण और नय का ज्ञान होना अनिवार्य है। यदि आपको प्रमाण और नय अक्षर ज्ञान नहीं होने पर, जैसे इसको भाषा को समझ नहीं सकते, उसी प्रकार से प्रमाण और नय को समझे बिना वस्तु स्वरूप को समझा नहीं जा सकता। केवली द्वारा कथित जो वस्तु का स्वरूप है वह जानना असमर्थ है। वह जीव जानने में असमर्थ है यदि प्रमाण और नय के विषय भाव को सही प्रकार से, भली प्रकार से नहीं जाने तो। ठीक, क्या कहते हैं? नय, श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश को नय कहते हैं। श्रुत ज्ञान अर्थात, श्रुत ज्ञान यानी कि वो जो सम्यक ज्ञान है ना, जिसको आगम कहा है। आगम की क्या परिभाषा थी? कि आप्त के जो वचन के वस्तु। निमित्त से पदार्थ को जानने को आगम कहते हैं, है ना। जिनवाणी आगम, आप्त के निमित्त से वचन, आप्त यानी कि तीर्थंकरों के द्वारा बतलाया गया जो वस्तु का स्वरूप है, उसके माध्यम से जो हमने वस्तु स्वरूप को जाना, वस्तु को जाना, वो आप्त के द्वारा जो प्रतिपादित है उसका नाम पर आगम है। जैसे शास्त्र से लोक के स्वरूप को जानना। ठीक, इसी आगम को श्रुत ज्ञान भी कहते हैं। ठीक, अब इस श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश को नहीं कहते हैं। अर्थात श्रुत ज्ञान में जो वस्तु का स्वरूप बतलाया गया है, तो वहां पे वस्तु आधी बताइए या पूरी बताइए? पूरी बतलाइए, है ना। वस्तु का संपूर्ण भाव बतलाया, कोई छोट आधा स्वरूप तो बतलाया नहीं है। सदमस्त के ज्ञान का विषय जिस प्रकार से वह वस्तु बन सके, उसके आधार से वो संपूर्ण वस्तु का स्वरूप उस आगम में कहा गया है। तो उस संपूर्ण भाव का नाम है प्रमाण। प्रमाण यानी कि प्रमाणिक बात, वस्तु की प्रमाणिकता या वस्तु का स्वभाव स्वरूप। जब हम किसी वस्तु को प्रमाण करते हैं, सिद्ध करते हैं, आपने मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन पढ़ी होगी, LHS टू RHS, पढ़ी है। लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ टू राइट हैंड साइड प्रूफ, यानी कि दोनों तरफ से उसको, इक्वेशन को प्रूफ करना। एक तरफ से अगर आप प्रूफ करते हैं तो वह प्रूफ नहीं होगी। कैसे प्रूफ करना? उसको दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ता है। LHS टू RHS, ऐसे ही है ना। ऐसे ही यहाँ वस्तु के स्वरूप में जो दो भाव हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायर्थिक भाव, जब वस्तु के द्रव्यार्थिक और पर्यायर्थिक ऐसे दोनों भावों को बतलावे, उसका नाम है प्रमाण। उसका नाम क्या है? प्रमाण। और जो एक भाव को बतलावे उसका नाम है नय, यानी कि जो सिर्फ द्रव्यार्थिक की चर्चा करे अथवा पर्यायार्थिक की चर्चा करे, अथवा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में भेद करके चर्चा करे, अलग अलग चर्चा करे, उसका नाम है नय। नय के बिना प्रमाण की वस्तु समझी नहीं जाती, और प्रमाणिक वस्तु का निश्चय हुए बिना नय समझे नहीं जाते। दोनों के बीच में अविनाभावी संबंध होता है। समझ में आती है? नहीं बात समझ में आती है? भेद करते हैं तो अभेद वस्तु समझ में आती है, और अभेद वस्तु समझ में आती है तो उसके भेद भी समझ में आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वस्तु अभेद समझ में आ जावे और भेद समझ में ना आवे, और ऐसा भी नहीं है कि भेद समझ में आवे और अभेद समझ में ना आवे। जिसको खीर बनाने आती है उसको खीर खाने भी आती है, वो खीर के स्वाद को भी पहचानता है, और खीर में पड़ी हुई वस्तु के स्वाद में भेद करना, अलग अलग स्वाद को भी पहचानता है। मतलब चावल, दूध, चीनी के स्वाद को हम अलग अलग भी पहचानते हैं, और चावल, दूध और चीनी के मिश्रण से बनी हुई जो खीर है उसके स्वाद को भी हम अलग से पहचानते हैं। समझ में आती है? बात नहीं समझ में आती है? यानी कि वो जिस मिश्रण से वस्तु बनी उसको भी पहचानता है, और वस्तु का जो मिश्रण भाव है उसको भी पहचानता है। द्रव्य गुण पर्याय को अलग अलग भी पहचानता है, और द्रव्य गुण से जो परमार्थिक पारमाणिक वस्तु है उसको भी पहचानता है। अब यहाँ कहते हैं श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश को नय कहते हैं। यानी वस्तु के एक अंश को, श्रुत ज्ञान में जो प्रमाण यानी कि वस्तु का स्वरूप बतलाया गया है, उस वस्तु के एक अंश को नय कहते हैं।
आई बात समझ में? पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती ना? एक वस्तु, उसके एक अंश को, यानी द्रव्य गुण और पर्याय, तो द्रव्य गुण पर्याय को एक साथ समग्र भाव से कहना, उसको तो कहते हैं प्रमाण। जिसमें ये भेद नहीं किया कि द्रव्य से, गुण से या पर्याय से, लेकिन जिसमें ये भेद करके बतलाया जाए कि ये द्रव्य की अपेक्षा है, ये गुण की अपेक्षा है, ये पर्याय की अपेक्षा है, ऐसे अपेक्षाकृत बात को जहां कहा जाए उसको न्याय कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक। अब सुनो, प्रमाण से जो पदार्थ जाना था, प्रमाण से यानी कि आगम से, न्याय से, श्रुत ज्ञान से जो पदार्थ हमने जाना था, उस पदार्थ का उसके एक धर्म की मुख्यता से जो अनुभव कराए, अर्थात ज्ञान कराए, अनुभव कराए अर्थात ज्ञान कराए, ठीक है ना, आपको उसकी पहचान कराए, उसका भाव समझाए, तो क्या कहते हैं? उस पदार्थ का, उस पदार्थ का माने उस वस्तु का, उस द्रव्य का, जैसे जीव का, फॉर एग्जाम्पल जीव का एक धर्म की मुख्यता से जो अनुभव कराए उसे न्याय कहते हैं। जो द्रव्य के किसी एक भाव से, एक एक अक्ष के एक अंग की अपेक्षा से वस्तु का ज्ञान कराए, उसको क्या कहते हैं? उसको न्याय कहते हैं। यानी कि वो जब पर्याय अपेक्षा से कहे, अथवा गुण अपेक्षा से कहे, अथवा द्रव्य अपेक्षा से कहे, उसको क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं। मुझे बहुत ज्यादा खोलने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन चीजों पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं ना, हमने न्यायों का स्वरूप पहले पढ़ा ही है ना? और वस्तु स्वरूप तो हम पढ़ते आ ही रहे हैं, तो हम, मैं नहीं चाहता कि क्लास को थोड़ा, है ना, लंबा खींचना। उस पदार्थ का उस पदार्थ का उस पदार्थ का अर्थात जिनवाणी से जो आपने पदार्थ जाने, कितने पदार्थ जाने आपने? कितने पदार्थ होते हैं? जैसे 9 पदार्थ आपने पढ़े होंगे, 6 पदार्थ भी कहते हैं और 9 पदार्थ भी कहते हैं। यानी कि जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इसको भी, अथवा जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, अथवा आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, है ना? तो वो आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य पाप आदि इन भावों को भी, और जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल और इन भावों को भी, समझ नहीं बात? मतलब जो वस्तु के समस्त भावों को, वहां पर पदार्थ में कहने का मतलब है 6 द्रव्य भी, और यहाँ पे 7 तत्व भी, या 9 पदार्थ भी। पदार्थ के दोनों भाव हैं यहाँ पर, द्रव्यात्मक भी और पर्यायात्मक भी, ठीक है ना? पदार्थ के दोनों भाव हैं। जब हम उसको पर्यायार्थक भाव से कह रहे हैं, जो जो अभी नए के संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं, तो उसमें ये बातें आपको खुलकर समझ में आएगी, कैसे पर्यार्थिक हो गए और कैसे वो द्रव्यार्थिक हो गए। तो 6 द्रव्य और 9 पदार्थ, इन सबको मिलाकर पदार्थ भी कहते हैं। समझ रही बात? पदार्थ माने सिर्फ 9 पदार्थ नहीं होता, पदार्थ का मतलब 6 द्रव्य भी होता है, और पदार्थ का मतलब 9 पदार्थ भी होता है। आश्रय बन समन जीव, आश्रय बन समन विजरा मोक्ष, वो भी होता है, और जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल, वो भी होता है, दोनों होते हैं। ठीक। तो क्या कहते हैं सुनो, श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश को न्याय कहते हैं। वस्तु के संपूर्ण भाव में किसी एक भाव को जो कहे उसको न्याय कहते हैं। प्रमाण से जो पदार्थ जाना था, अब बिना नयों से जाने प्रमाण की वस्तु नहीं जान सकते आप। और यहाँ कह रहे हैं कि प्रमाण से जो पदार्थ जाना था, समझ में बात? नहीं समझ में आई? तो प्रमाण से मतलब, ये 2 प्रकार के प्रमाण है। केवल ज्ञान से जाना होता तो नियमों की आवश्यकता नहीं पड़ती, मान्य पर ज्ञान से जाना होता तो भी नियमों की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पे परोक्ष प्रमाण के आधार से जो आपने वस्तु का स्वरूप जाना था, प्रमुख परोक्ष प्रमाण था ना, यानी कि जो आपने स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम से जो वस्तु स्वरूप जाना, आगम में वस्तु के कहे गए भाव को जो पहचाना, परोक्ष के भेद है ना ये परोक्ष प्रमाण। यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा से नयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल ज्ञान में आपने जब वस्तु को जाना, पदार्थ को जाना, तो वहां उसके बाद आपको नयों से जानना पड़ेगा, ऐसी आवश्यकता नहीं है ना? अथवा मन तरह ज्ञान या अवधि ज्ञान से जो जाना, फिर वहां आपको नयों से जानना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। जो आपने परोक्ष प्रमाण से, यानी कि जो जो आपने ये जाना ना तर्क आदि के माध्यम से, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान आदि जो भेद है आपके परोक्ष प्रमाण की, इस परोक्ष प्रमाण से, यानी कि जिसमें वस्तु स्वरूप की स्पष्टता नहीं है, थोड़ा अस्पष्ट है, ऐसा इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, या यूं कहें मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से, मति और श्रुत ज्ञान के माध्यम से जिनवाणी में आपने जो 6 द्रव्य और 7 तत्वों का स्वरूप पढ़ा, पढ़ा आपने? बोले हाँ हमने पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? कि हमने ये सीखा कि 6 द्रव्य होते हैं और 7 तत्व होते हैं, या 9 पदार्थ होते हैं।
अच्छा जी। तो छह द्रव्य कौन कौन से होते हैं? बोले जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये छह द्रव्य होते हैं। तो किसे जीव कहना और किसे पुद्गल कहना? जीव किसको कहना, किसे जीव किसे कहते हैं? जब ये बात समझनी होगी तो हमें नयों की आवश्यकता पड़ेगी। हमने नाम तो सीख लिए, एक जीव होता है, एक पुद्गल होता है, एक धर्म होता है, एक धर्म होता है, आकाश होता है, काल होता है। किसको तो जीव कहना, किसको तो धर्म कहना, किसको तो अधर्म कहना। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई? बोलो भैया, जीव किसको कहते हैं? जो सूक्ष्म हो। तो सूक्ष्म तो आकाश भी होता है, सूक्ष्म तो धर्म भी होता है, सूक्ष्म तो अधर्म भी होता है। कि नहीं, जिसकी सत्ता हो, तो सत्ता तो छह द्रव्यों की होती है। जिसमें ज्ञान। है ना? हाँ, आपने क्या कहा, जिसमें ज्ञान हो। तो ज्ञान माने क्या हुआ? ज्ञान एक गुण हुआ। यानी कि आप एक गुण की अपेक्षा से जब वस्तु का निर्णय करा रहे हैं, वस्तु की पहचान करा रहे हैं, उस पहचान को नय कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ? जब हम वस्तु की पहचान कराते हैं तो वस्तु में क्या करते हैं, भेद कहते हैं। जब मैंने कहा जीव है, बस इतना कहा, तो जीव है कहने से तो ये हो गया प्रमाण का विषय। लेकिन जब हमने कहा कि जो जानता हो, देखता हो, सुख दुख का अनुभव करता हो, जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य पाया जाता हो, उसे जीव कहते हैं। तो ये हो गया नय का विषय। आ गई बात समझ में? समझ में आई बात? जब हमने कहा जीव है, बस खत्म बात, और कुछ नहीं कहा। पुद्गल है, ये हो गया प्रमाण का विषय। लेकिन पुद्गल क्या है? पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल का स्वरूप क्या है? तो जिसका बनना, बिगड़ना, बिछुड़ना, जुड़ना आदि आदि भाव हो, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि पाया जाए, उसे पुद्गल कहते हैं। जब आप ये परिभाषा करेंगे, जब ये इंडिकेट करेंगे, समझाएंगे, इस समझाने को नय कहते हैं। आई बात समझ में? भेद करके कह रहे हो ना आप? देखो समझो ध्यान से। श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश को नय कहते हैं। श्रुत ज्ञान से जो प्रमाण यानी कि वस्तु को हमने जाना, उस वस्तु के किसी एक अंश को क्या कहते हैं? नय कहते हैं। वस्तु के अंश को नय नहीं कहते हैं। जो जिसके द्वारा वस्तु के अंश का प्रतिपादन करे, उसको नय कहते हैं। है ना? प्रमाण से जो पदार्थ जाना था, उस पदार्थ का उसके एक धर्म की मुख्यता से जो अनुभव कराए अर्थात ज्ञान कराए, उसकी समझ कराए, उसे नय कहते हैं। उस नय के दो भेद हैं। कौन कौन से दो भेद हैं? एक द्रव्यार्थिक और एक पर्यायार्थिक। यानी कि उत्पाद व ध्रुव युक्त जो वस्तु है, उसमें जो ध्रुव भाव का ज्ञान कराए उसको कहते हैं द्रव्यार्थिक, और जो उत्पाद व्यय का ज्ञान कराए उसको कहते हैं पर्यायार्थिक। ठीक? जो द्रव्य को मुख्य करके अनुभव कराए उसे द्रव्यार्थिक नय है। और उसके भी तीन भेद हैं। क्या कहा? अब सुनो। जो द्रव्य को मुख्य करके अनुभव कराए, जो द्रव्य को मुख्य करके द्रव्य की बात कहे, द्रव्य के भाव स्वभाव का ज्ञान कराए, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। अब ये द्रव्यार्थिक नय तीन प्रकार का होता है। यहाँ पे जो भाव समझाएंगे ना तीन, ये बड़े स्थूल समझाए जा रहे हैं आपको। इनमें भी भेद प्रतिभेद होते हैं, जो आपने पीछे ज्ञान पढ़े थे, स्मृति आदि, प्रत्यभिज्ञान, इसमें भी बहुत सारे भेद होते हैं प्रत्यभिज्ञान आदि वगैरह में। लेकिन वो भेद जानने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जितना जरूरी है उतना उतना यहाँ पे आपको ज्ञान करा रहे हैं। देखो सुनो, द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद: नयगम्य, संग्रहणय और व्यवहार नय। बहुत आसान है, इजी है, आपको चुटकियों में समझ में आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करने की बात है यहाँ पर, थोड़ा सा बस। और आपको ये भी मैं बतलाऊंगा कि इससे आपको लाभ क्या होगा। ठीक है? सबसे पहले तो प्रमाण की चर्चा तो क्या है, कि वस्तु है। क्या है वस्तु? कौन कौन सी वस्तु है? कि एक जीव है, एक पुद्गल है, एक धर्म है, एक अधर्म है, एक आकाश है और एक काल है। वस्तु है, ये प्रमाण है। वस्तु कैसी है? वस्तु कैसी है? कि इस अपेक्षा से ऐसी है, इस अपेक्षा से ऐसी है, ये नए है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? पूछो तुमसे कि तुम कौन हो? कि हम जीव है। तो प्रश्न उठेगा, जीव मतलब क्या? जीव हो तो जीव का मतलब क्या? तो क्या बतलाओगे, जीव किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? बोलो भाई, परिभाषा जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुण पाए जाए। हाँ, तो ये ज्ञान सुख क्या होता है? ये ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये क्या होता है? गुण। बोलो बोलो, फटाफट बोलो। ये ज्ञान गुण। दर्शन गुण होते हैं। तो ये गुण होते हैं। तो ये
अब आपने ये ना भेद करा ना कि हमने पूछा जिसमें ज्ञान दर्शन तो वो, और फिर हमने पूछा कि ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वॉइस क्या है ना, ब्रेक हो गया। आपने कहा हाँ कि ज्ञान दर्शन सुख वीर्य पाया जाए उसको जीव कहते हैं, और ज्ञान दर्शन सुख वीर्य क्या होता है, ये गुण होते हैं। ये जो आप एलोबरेट कर रहे हैं, खोल रहे हैं, ये जो आप बता पा रहे हैं, इस सारे भाव को नए कहते हैं। जब आपने कहा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य पाया जाए, ये भी नए है, और ज्ञान दर्शन सुख वीर्य क्या है कि वो गुण है, ये भी नए हैं। ठीक, फिर हम पूछेंगे कि गुण किसे कहते हैं, गुण माने क्या, कि आप कहेंगे जो वस्तु के संपूर्ण भागों में पाया जाए उसे गुण कहते हैं, है ना। ऐसे ही, और ये ज्ञान गुण है, ये दर्शन गुण है, ये कैसे पहचाना, तो हम उसके परिणमन से पहचाना। तो वो परिणमन भाव कैसे समझे, परिणमन भाव पर्याय की अपेक्षा से समझे। वो परिणमन, वो वो भाव, ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये सुख है, ये वीर्य है, ये कैसे पहचाना आपने, कि वो हमने पर्याय से पहचाना। तो यहाँ जो भेद किया जा रहा है ना, द्रव्य गुण और पर्याय, तो जो द्रव्य को द्रव्य भाव से समझाए, गुण को गुण भाव से समझाए, पर्याय को पर्याय भाव से समझाए, लेकिन तीनों के तीनों, द्रव्य भी, गुण भी और पर्याय भी, समझा किसको रहे हैं, समझा किसको रहे हैं, कि वो प्रमाण की विषयभूत वस्तु को ही समझा रहे हैं। समझ में आ रही बात, पकड़ में आ रही है। प्रमाण में जिसको वस्तु कहा था, उस वस्तु के ही भाव को समझा रहे हैं, नए समझा किसको रहे हैं, प्रमाण की विषयभूत वस्तु को ही समझा रहे हैं। पकड़ में ही बात, तो देखो क्या लिखा इधर, श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश को नए कहते हैं, लिखा ना, प्रमाण के अंश को नए कहते हैं। तो नयों के माध्यम से जो बात समझाई जा रही है, वो किसकी समझाई जा रही है, कि प्रमाण की ही समझाई जा रही है। प्रमाण माने क्या, प्रमाण माने संपूर्ण वस्तु, बस सिंपल सी बात है। जिस वस्तु में हमने कोई भेद नहीं किया, जो मात्र वस्तु है, जिसमें समग्र भाव समाहित है, उसको क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। अब आप प्रमाण भी कह सकते हो और वस्तु भी कह सकते हो, प्रमाण भी कह सकते हो और वस्तु भी कह सकते हो, और वस्तु के अंश को नए कहते हैं। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? वस्तु के अंश को नए कहते हैं। वस्तु के अंश को नए कहते हैं का क्या मतलब हुआ, कि जो वस्तु के अंश का प्रतिपादन करे उसको नए कहते हैं, और जो संपूर्ण वस्तु का प्रतिपादन करे उसको प्रमाण कहते हैं। क्लियर कट है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये न्याय की बात है, और न्याय के शास्त्रों में न्याय के आधार से न्याय के तर्क को और न्याय को इसी तरीके से याद करना पड़ता है, ठीक, परिभाषाओं को। लेकिन ये आपको समझ में भी आएगा, चिंता नहीं करो, याद ही मात्र नहीं करना है, ये आपको इसको समझ में भी आएगा कि इसका लाभ क्या है, कैसे इसको पहचाने, कैसे इसमें डिफ्रेशिएट करें हम, है ना, किस तरीके से इसको भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके से हम पहचान सकते हैं। सिंपल सी बात समझाएंगे, देखो। सबसे पहले द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद होते हैं। पहले तो हमने ये समझा कि नय के दो भेद होते हैं, एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यार्थिक नय। नय के सात भेद भी होते हैं, है ना, और नय 8 प्रकार का भी होता है। जो सप्त भंग है उनको भी सप्त नय कहते हैं। इसके अलावा आपको 7 नय और पढ़ने को मिलेंगे तत्वार्थ सूत्र में, है ना। और यहाँ वो 8 नय जो व्यवहार नय, निश्चय नय, है ना, और व्यवहार नय के 4 भेद और निश्चय नय के 4 भेद, वो भी आपने पढ़े, वो उनको भी नय कहते हैं। यहाँ जो नए समझाए जा रहे हैं वो दो भेदों से समझाए जा रहे हैं, एक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से और एक पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से। यानी कि जो द्रव्य के स्वभाव की द्रव्य की चर्चा करे उसको द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, और जो द्रव्य के परिणमन की पर्याय की चर्चा करे उसको पर्यार्थिक नय कहते हैं। ठीक, जो द्रव्य में पर्याय भाव की अपेक्षा से चर्चा कर रहा है वो पर्यायर्थिक नय, और जो द्रव्य की चर्चा कर रहा है, संपूर्ण द्रव्य की चर्चा कर रहा है, जो द्रव्य में पर्याय का भेद नहीं डाल रहा, जो द्रव्य में गुणों का भेद नहीं डाल रहा, जो द्रव्य में वर्तमान का, भविष्य का, भूतकाल का भेद नहीं डाल रहा, सिर्फ द्रव्य की बात कर रहा है, वो द्रव्यार्थिक नय है। समझिएगा, जैसे मैं कौन हूं, मैं जीव हूं, कैसा जीव हूं, कि शुद्ध चैतन्य ज्ञाय भाव मत और कुछ नहीं, ये द्रव्यार्थिक नय है। लेकिन मैं संसारी हूं या सिद्ध हूं, ये पर्यार्थिक नय है। मैं सुखी हूं या दुखी हूं, ये पर्यार्थिक नय है। मैं बंधा हूं या मुक्त हूं, ये पर्यार्थिक नय है। लेकिन मैं जीव हूं, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, ये क्या है, ये द्रव्यार्थिक नय है। पकड़ में ही बात, जहां हम कोई भेद नहीं करेंगे, जीव मतलब जीव, जीव मतलब जीव, उसको क्या कहते हैं, वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है। और जब जीव की अवस्था की चर्चा करेंगे तो वो है पर्यायार्थिक नय। ठीक, अब ये द्रव्यार्थिक जो नय है,
ये भी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है नैगम नय। अब नैगम नय के भी भेद होते हैं, भूत नैगम नय, भावी नैगम नय, आदि आदि। वो आपको यहाँ जानने की आवश्यकता नहीं है। एक नैगम नय समझ लोगे तो जो उसके भेद होते हैं, जब आप भेद पढ़ोगे फ्यूचर में कहीं आगे जाकर, तो वो भेद आपको चुटकियों में समझ में आ जाएंगे। अगर आपको नैगम नय समझ में आ गया तो भेद समझना बहुत मुश्किल नहीं है उसका, सबसे सरल है उसके भेद समझना। लेकिन नैगम नय समझ में आ जाए तो भेद समझ में आ जाता है। ठीक है ना। उसमें भावी निगम ने, भूत निगम ने जो होते हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा, यहीं पर समझा दूंगा। आप अपने आप उनका अर्थ निकालना सीख जाओगे। सबसे पहले हम करते हैं 1 नंबर में नैगम नय। नैगम ने किसका भेद है? द्रव्यार्थिक नय का भेद है। नैगम ने किसका भेद है? द्रव्यार्थिक नय का भेद है। द्रव्यार्थिक नय के कितने भेद है? द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद है। कौन कौन से? नैगम ने, संग्रह ने और व्यवहार ने। कौन कौन से 3 भेद है? नैगम ने, संग्रह ने और व्यवहार ने। ये 3 भेद किसके हैं? ये द्रव्यार्थिक नय के भेद हैं। सबसे पहले नैगम नय। संकल्प मात्र से पदार्थ को ग्रहण करने जानने को नैगम्य कहते हैं। बस पहली परिभाषा। संकल्प मात्र से पदार्थ के ग्रहण करने या जानने को नैगम्य कहते हैं। उदाहरण भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। बहुत इजी उदाहरण है इसमें। कटौती यानी कि कुल्हाड़ी, कि कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी बनाने के लिए जंगल में लकड़ी लेने गया। ठीक। तो वो जंगल में क्या लेने जा रहा है? लकड़ी। तो किसी ने उसको पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि मैं कटौती लेने जा रहा हूँ। अब कटौती तो क्या है कि पहले जंगल में जाएगा, लकड़ी ढूंढेगा, फिर वापस आएगा, लकड़ी को छीलेगा, चीरेगा, उसको शेप देगा, तब जाके उसकी कटौती बनाएगा। फावड़ा, कुदाल या जो भी उसका नाम कटौती समझो आप, वो बनाएगा। लेकिन और वो कटौती घर पे बनेगी आकर, अभी कटौती नहीं है जंगल में, तो सिर्फ कटौती बनाने के लिए लकड़ी लेने जा रहा है मात्र। और उसको पूछा कहाँ जा रहे हो? तो क्या कहा उसने? कि मैं कटौती लेने जा रहा हूँ। यानी उन्होंने संकल्प किया कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ उसका अल्टीमेट क्या होने वाला है। तो सीधा उसने अल्टीमेट को ही कह दिया कि मैं एक्स वाई जेड वस्तु लेने जा रहा हूं। आई बस समझ में? देखो क्या कहते हैं। जैसे कटौती बनाने के लिए कोई लकड़ी लेने जा रहा था, उससे किसी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तब उसने उत्तर दिया कि मैं कटौती लेने जा रहा हूं। जहां वह जा रहा है वहां कटौती तो नहीं मिलेगी, परंतु उसके विचार में है कि लकड़ी लाकर कटौती बनाऊंगा। ठीक है ना। अब क्या मतलब है? कटौती बनी नहीं है, लेकिन बनाने का संकल्प किया है। बनाने के संकल्प करने मात्र से प्रेजेंट में ही उस लकड़ी को क्या कह देना? कटौती। आई मैं समझ? आपने कुछ चावल डालकर दूध गैस पे चढ़ाया, चूल्हे पे चढ़ाया। ये क्या रखा है? कि खीर रखी है? वो खीर नहीं रखी अभी। खीर तो अभी बनेगी, अभी बनने में आधा पौना 1 घंटा लगेगा। लेकिन क्या कह दिया? क्योंकि वो संकल्प किया है आपने कि इसकी खीर बनानी है, तो आपने क्या कह दिया? खीर रखी है। आपने जरा सा दही डालकर दूध रखा। क्या रखा है ये? ये दही रखा है। अभी दही बनने में ओवरनाइट का टाइम तो कम से कम लगे, 6-8 घंटे लगेंगे, तो जाके वो दही बनेगा। लेकिन बस रखा मात्र है इस संकल्प से कि इसका दही बनाना है। तो आपको पूछे क्या रखा है? तो आपने कहा दही रखा है। ठीक। ये क्यों समझाने के लिए इसके 2 कारण समझाऊंगा। पहला कारण व्यवहारिक कारण समझो, लोक व्यवहार का कारण। जिन्हें आदत है ना बाल की खाल उतारने की, फोबिया होता है, फोबिया। अरे जो मैं बोल रहा हूँ ये सत्य है या असत्य है, सत्य है या असत्य है। ऐसे सत्य असत्य भाव को का जो फोबिया जिनको होता है कि नहीं, जब दूध बनेगा, जब खीर बन जाएगी तभी खीर है, हम उसे पहले खीर नहीं कहेंगे। इस प्रकार के जो विचार और विकल्प हैं जीवों के, उनका ये खंडन करने के लिए कहता है कि जब हम किसी वस्तु का संकल्प कर लेते हैं, किसी चीज के निर्माण का संकल्प कर लेते हैं, भले ही वो निर्मित ना हुई हो, तो निर्मित नहीं होने पर भी हम उसको क्या कह देते हैं? कि ये आमुक वस्तु है। गड्ढा खोदा मेट्रो बनाने के लिए, क्या बन रहा है भैया यहाँ पे? ये क्या है? बोले मेट्रो है। मेट्रो बन रहा है ना। नींव खोदी, ये क्या है? जी मकान। नींव खोदी जी, क्या है? दुकान। अभी दुकान बनी नहीं, बनेगी, पर अमुक जगह मेरी फैक्ट्री है, अमुक जगह मेरी दुकान है, अमुक जगह मेरा घर है, आदि आदि। ऐसे ही ये जीव संकल्प करके, बेटा संकल्प करके, अर्थात मैं कौन हूं? क्योंकि मेरा सिद्ध बनने का उद्देश्य है। उद्देश्य है ना, तो क्या हूं मैं? क्या हो गया मैं? सिद्ध हो गया।
जैसे किसी जीव का यह निश्चय हो जाना कि भगवान आदिनाथ जो राज्य अवस्था में है, कौन है ये? राज्य अवस्था में जो राजा ऋषभ देव है, कौन है ये? भगवान आदिनाथ है, ऐसा कहना। क्योंकि ये पक्का है कि ये भविष्य में आदिनाथ ही बनने वाले हैं। भाभी वर्तमान के मारीच को मेरे हिसाब से बना म्यूट लो। कर दो, देखो किसका हाँ म्यूट करना भूल जाते हैं ना लोग। वर्तमान के मारीच को भविष्य का महावीर है ना, तो क्या है ना, ये कौन है? ये महावीर का जीव है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? कौन है हम? कि हम सिद्ध हैं। सिद्ध है या नहीं है? सम्यक दृष्टि को क्या कहना? सम्यक दृष्टि को सिद्ध कहना, सम्यक दृष्टि को केवली कहना, है ना, आदि आदि। ऐसे हम अभी वर्तमान में जो नरक में श्री कृष्ण है अथवा राजा श्रेणी है, इनको क्या कहते हैं हम? कि तीर्थंकर हैं। तो किस अपेक्षा से कहते हैं? कि वो भविष्य में होंगे, और ये बात पक्की है, संकल्प पूरा निर्णय है कि ये इनको यही होना है। तो उस अपेक्षा से हम उनको भावी तीर्थंकर भी कहते हैं। तो वर्तमान की अपेक्षा से भविष्य में होने वाली पर्याय को वर्तमान में कहना, और वर्तमान की ही अपेक्षा से भूतकाल में हो चुकी पर्याय को वर्तमान में कहना। जैसे हम वर्तमान के महावीर भगवान को मारीच भी कहते हैं, तो उसको कहते हैं भूत नैगम्य। और हम वर्तमान के आदिनाथ को भविष्य का आदिनाथ कहते हैं, यानी तीर्थंकर आदिनाथ कहते हैं, है ना। यह वर्तमान के श्रेणी को प्रथम तीर्थंकर कहते हैं। उनकी स्थापना भी करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, उनका अर्घ भी चढ़ाते हैं। चढ़ाते नहीं चढ़ाते हैं? भविष्य के तीर्थंकरों का अर्घ चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते हैं? चढ़ाते हैं। कहाँ है भविष्य के तीर्थंकर वर्तमान में? कहाँ है? वो तो नरक में है, कुछ नरक में है, कुछ स्वर्ग में है, कोई अन्य जगह है, कोई अन्य जगह है। तो किस अपेक्षा से चढ़ाते? बोले भावी नैगम्य, यानी भविष्य में होने वाला। और भूत नैगम्य यानी कि भूतकाल में जो हो चुका उसकी अपेक्षा से। अभी भावी और भूतनी के चक्कर में मत पड़ो, बस नैगम्य समझो कि जो पर्याय अभी हुई नहीं है, द्रव्य में जो भाव अभी तक हुआ नहीं है, परंतु द्रव्य का वह भाव होने वाला है, उस अपेक्षा से उस द्रव्य को वही कहना क्या कहलाता है? नैगम्य कहलाता है। ठीक। भैया जैसे बालक। इधर हाँ। भैया इधर भाव का मतलब पर्याय है। नहीं, यहाँ कहाँ लिखा है भाव? आप यहाँ अभी कहाँ लिखा बोले है ना भाव? जब भी। तो मैंने बोला तो फिर नहीं ये नहीं भी कि आपने बोला। भावी बोला ना कि भावी नैगम्य और भूत नैगम्य के भी चक्कर में मत पड़ो। अभी तुम नैगम्य समझो, भावी माने भविष्य में होने वाला, नहीं भूत यानी कि नहीं भूतकाल नहीं, में हो आपने चुका। कहा हाँ, बोलता रहो। द्रव्य भावी का माने भाव। भूत भविष्य में। द्रव्य हाँ, द्रव्य में जो अगर भाव आप प्रकट कहे नहीं हुआ, कि अच्छा उसका मतलब। हाँ अच्छा अच्छा वो अच्छा। वो हाँ, पर्याय पर्याय। द्रव्य में जो भाव प्रकट नहीं हुआ है, मतलब कि द्रव्य में जो अवस्था या पर्याय प्रकट नहीं हुई है, ऐसा। द्रव्य में जो भाव अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, यानी कि जैसे लकड़ी की कटौती में, लकड़ी में अभी कटौती बनने की सामर्थ्य है, लेकिन कटौती अभी बनी नहीं है। दूध और चावल में खीर बनने की सामर्थ्य है, बट अभी खीर बना नहीं है, लेकिन वो बनेगा। ये नियम से निश्चित रूप से बनेगा, है ना। तो हम उसको वर्तमान में भी ऐसा कह देते हैं कि ये खीर है अथवा ये कटौती है। ऐसे ही वर्तमान के जीव की अवस्था को भूतकाल में हो चुकी अवस्था की अपेक्षा से कहना, अथवा भविष्य काल में होने की अवस्था की अपेक्षा से कहना, वर्तमान में कह देना, वो कहलाता है नैगम्य। नैगम्य की अपेक्षा से ही हम भविष्य की चौबीसी की पूजा करते हैं। नैगम्य की अपेक्षा से ही भविष्य में होने वाले भाव को वर्तमान में हम स्वीकार करते हैं, है ना। लोक व्यवहार में भी करते हैं और अध्यात्म में भी करते हैं, जिनवाणी में भी करते हैं। ये क्या कहलाता है? ये नैगम नय कहलाता है। अब जिनवाणी में बहुत सारे कथन है जो नैगम नय की अपेक्षा से कही जा रही है। जैसे तीर्थंकर बालक का अभिषेक, तो तीर्थंकरों का अभिषेक नहीं होता है। तीर्थंकर तो जब समूह शरण में बनेंगे तभी होगा, लेकिन उस बालक को भविष्य में तीर्थंकर होना है ना। नैगम नय की अपेक्षा से उस बालक को तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकरों का विवाह, बोलो आदिनाथ भगवान ने कितनी शादियां की? बोलो। ये देखो, दो। तो आदिनाथ भगवान ने दो शादियां की। भगवान तो वीतरागी होते हैं, भगवान तो वीतरागी होते हैं, उन्होंने शादियां कर ली। जैनों के भगवान कब से शादी करने लगे? क्यों नहीं भैया, वो आप समझे नहीं, वो नैगम नय की अपेक्षा से, नैगम नय की अपेक्षा से कि उन्होंने राज्य अवस्था में विवाह किया था उसी भव में। तो हम कहते हैं भगवान आदिनाथ ने दो विवाह किए। भगवान आदिनाथ के कितने पुत्र थे? तो हमने ये तो सुना था कि हिंदुओं के भगवानों में पुत्र भी होते हैं और शादियां भी होती है और सारे काम होते हैं। जैनियों के भगवान भी शादी करने लगे, पुत्र करने लगे, पुत्रियां करने लगे, राज्य संभालने लगे। कि नहीं नहीं भैया, नैगम नय की अपेक्षा से, आप समझे नहीं, नैगम नय की अपेक्षा। आई बात समझ में?
तो जिनवाणी में बहुत सारे कथन ऐसे हैं जो नैगम नय की अपेक्षा से कहे जाते हैं। जो द्रव्य अभी हुआ नहीं है, द्रव्य में जो भाव अभी परिणमित हुआ नहीं है, उसकी अपेक्षा से वर्तमान में द्रव्य को कह देना, अथवा जो हो चुका है उसकी अपेक्षा से द्रव्य के वर्तमान भाव को कह देना, ये क्या कहलाता है? ये नैगम्य कहलाता है। नैगम्य ने क्या भेद नहीं किया? ये नैगम्य ने ये भेद नहीं किया कि ये पहले था या आगे होगा, उसने तो वर्तमान में ही कह दिया कि है। भेद नहीं किया ना भूतकाल का भेद किया, ना भविष्य काल का भेद किया, सीधा कह दिया है। जो हो चुका था उसको भी वर्तमान में है कह दिया, जो होने वाला है उसको भी वर्तमान में है कह दिया। आई बात समझ में? नहीं हुआ, होने वाला है, उसको भी कह दिया हो गया। हो चुका है, अब नहीं है, उसको भी कह दिया कि है। क्या है ये? नैगम्य। तो जो नैगम्य को पहचानते हैं वो जिनवाणी के भाव को बड़ी प्रकार से पहचानते हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग नैगम्य का वर्तमान योग में होता है, सबसे ज्यादा। नहीं हुए हुए भाव को है, हो गया, ऐसा कहना। आई बात समझ में? क्या कहलाता है ये नैगम्य कहलाता है। दूसरा है संग्रह ने। क्या है ये? संग्रह ने। ठीक। नैगम्य वस्तु स्वरूप में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है नैगम्य का? कि अपने को वर्तमान में सिद्ध कहना, अपने को वर्तमान में भगवान कहना, इस जीव को वर्तमान में ही भगवान कहना, इस जीव को वर्तमान में ही सिद्ध कहना। तो किस अपेक्षा से कहते हैं? नैगम्य की अपेक्षा से कहते हैं। क्योंकि इस जीव का जो अल्टीमेट है वो क्या है? वो सिद्ध अवस्था ही है। इस जीव का जो अल्टीमेट है वो क्या है? वो मुक्ति ही है ना? ये क्या भेद नहीं करेगा, ये भव्य है अभव्य है, ऐसा कुछ नहीं। इसको होगा इसको नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं। एक बात कि जीव तो सिद्ध समान है। किसकी अपेक्षा से कह दिया? उसके स्वभाव की अपेक्षा से कह दिया। निगोदिया को भी क्या कह दिया? सिद्ध कह दिया। समझ में? नहीं समझ में? कह दिया ना। अरे भैया जो तुम आलू खाते हो ना, इसमें अनंत निगोदिया, अनंत सिद्ध है, भविष्य के सिद्ध, अनंत सिद्ध। ऐसा कहते नहीं कहते हैं? अब हो सकता है कि वो अनंत के अनंत जीव सिद्ध ना बने, ऐसा हो सकता है ना? लेकिन क्यों? क्योंकि उनमें योग्यता है प्रकट करने की उस भाव को, तो उन्हें वर्तमान में ही क्या कह देना? सिद्ध कह देना। इस प्रकार से जो कथन किए जाते हैं, जो वर्तमान में नहीं है तो भी उसे वर्तमान में वैसा कह देना, ये क्या कहलाता है? ये नैगम्य कहलाता है। ठीक। आगे है संग्रहण। संग्रहण का अर्थ क्या होता है? सामान्य रूप से पदार्थों के ग्रहण करने को संग्रहण कहते हैं। छह जाति के समस्त द्रव्य सत्ता लक्षण संयुक्त है। इन छह द्रव्यों के समूह को द्रव्य संज्ञा द्वारा अथवा सत्ता लक्षण द्वारा जानना इस नय का प्रयोजन है। अब देखो संग्रह नय का भी समझेंगे कैसे है। सबसे पहले तो ये समझो कि दर्शनोपयोग का जो विषय है वो संग्रह नय का विषय है। पहले तो आप ये समझ लो। ठीक। जैसे दर्शनोपयोग कैसे जानता है? तो दर्शनोपयोग कोई भेद नहीं करता, सत्ता मात्र का है। अवलोकन करता है, अवलोकन मात्र। सत्ता मात्र अवलोकन का जो ज्ञान करे वो दर्शनोपयोग है। तो दर्शनोपयोग में कोई भेद नहीं है, वो संग्रह है। यानी कि संपूर्ण विश्व को एक भाव से एक ही साथ जान लेना, उसका नाम संग्रह है। ठीक। तो क्या ज्ञानोपयोग में भी संग्रहणय का प्रयोग होता है? कि हाँ, ज्ञानोपयोग में भी संग्रहणय का उपयोग होता है। तो कैसे होता है? जैसे समस्त विश्व को द्रव्यों का समूह कह देना, द्रव्य का समूह है भाई ये तो। ठीक। ये संग्रहणय है। यानी विश्व किसे कहते हैं? कि द्रव्यों के समूह को, छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, है ना? इस द्रव्य कितने होते हैं? कि बोले छह द्रव्य होते हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि द्रव्य छह होते हैं मात्र, कितने होते हैं द्रव्य बोलो? एक जीव द्रव्य, एक पुद्गल द्रव्य, ऐसे है? ये कैसे है? बोलो। अनंत हाँ, जीव अनंत जीव अनंत द्रव्य, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य, एक आकाश, एक धर्म, है ना? ऐसे भेद है ना? तो भी सबको क्या कहता है? एक जीव द्रव्य, एक पुद्गल द्रव्य, ऐसे कहता है। इसको कहता है संग्रहण है। संग्रहण है। जब आप महासत्ता, अवांतर सत्ता आदि के भाव को पढ़ेंगे तो वहां पे संग्रहण की अपेक्षा से ही कथन किया गया है। महासत्ता कहना, अवांतर सत्ता कहना, ऐसा। जैसे एक जीव द्रव्य है ऐसा कहना, तो ये संग्रहण है। यानी संपूर्ण विश्व के जीवों को एक जीव द्रव्य है ना, ये संग्रहण का कथन है। जिसमें निगोदिया भी है, एक इंद्र, दो इंद्र, तीन इंद्र, चार इंद्र के भेद भी हैं, मुक्त और बंध के भी भेद हैं, समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के भी भेद हैं, चार गति के भी भेद हैं। इतने सारे भेद है ना, लेकिन सबको क्या कहते हैं ना? जीव है। ये पुद्गल है।
यानी कि समस्त समस्त भाव को, जैसे जीव द्रव्य को एक जीव द्रव्य कह देना, समस्त जीव द्रव्यों को एक जीव द्रव्य में काउंट कर लेना। इस दुनिया में कितनी प्रजातियां हैं? मनुष्य की कितनी प्रजातियां? बोले 3 प्रजातियां हैं बस। कौन कौन सी? एक स्त्री, एक पुरुष, एक नपुंसक, ऐसे 3 भेद हैं। तो इस विश्व में पुरुष कितने हैं जब ऐसा काउंट करेंगे, तो वहां पे भारतीय पुरुष या अमेरिकन या ऐसा ऐसा भेद नहीं करेंगे ना, मतलब विश्व में जितने भी पुरुष हैं सबको एक पुरुष की कैटेगरी में काउंट कर लेंगे, जितनी भी स्त्री हैं सारी स्त्रियों को एक कैटेगरी में काउंट कर लेंगे। ऐसे ही संसार के समस्त जीवों को एक जीव द्रव्य कहना, ये संग्रहणे का कथन है। समझिए बात, जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। तो जीव, कौन से जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं? संपूर्ण जीव द्रव्यों की बात कर रहे हैं। ये संग्रहणे के कथन है, यानी कि समाहित करके, संग्रह करके, इकट्ठा करके बात को कहना। जीव तो बस जीव है भैया। अब वो जीव की अवस्था विशेष की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये निगोदिया है, ये मुक्त है, ये संसारी है, ये 8 कर्म वाला है, ये 4 कर्म वाला है, ऐसा कुछ नहीं। जीव तो जीव है। ऐसा जब कहा तो कोई भेद नहीं करा, समस्त जीव द्रव्यों को एक ही कैटेगरी में काउंट कर लिया। ये क्या कहलाता है? ये संग्रह नय कहलाता है। महासत्ता, अवान्तर सत्ता आदि आदि के भेद इसी नय के भेद हैं। क्या कहते हैं सुनो। सामान्य रूप से पदार्थों को ग्रहण, सामान्य रूप से पदार्थों के ग्रहण को संग्रह नय कहते हैं। सामान्य रूप से विश्व में कितने द्रव्य हैं? बोले 6 द्रव्य है, ये संग्रह नय है। एक जीव द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य है, ऐसा कहना ये संग्रह नय का वचन है। बात मत पकड़ो हमारी, हम संग्रह नय की अपेक्षा से कह रहे हैं। एक ही जीव द्रव्य होता है? वाह भाई वाह, पंडित जी आपको इतना भी नहीं पता। एक जीव द्रव्य होता है कोई? अनंत जीव द्रव्य होते हैं कि भाई, अनंत होते हैं, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से वे एक ही कहलाते हैं। अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य होते हैं, परंतु द्रव्य की अपेक्षा से वो एक पुद्गल द्रव्य ऐसा कहलाता है। समझ बात? तो इस प्रकार से जो कथन करे उसका नाम है संग्रह नय। संग्रह करके, वस्तु के संग्रह करके भाव को कथन कहते हैं। करोड़ रुपया किसे कहते हैं? करोड़ रुपया की एक एक पाई के करोड़ इकट्ठे हुए तो करोड़ रुपया कहते हैं। और इकट्ठे धन को मैं करोड़पति हूं, ऐसा कह देना। शरीर किसे कहते हैं? इंद्रियों के समूह को शरीर कहते हैं। और इंद्रियों के समूह को, शरीर को क्या कह देना? ये एक शरीर है, ऐसा कह देना। आई बस समझ में? गुण द्रव्य किसे कहते हैं? अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और अनंत गुणों के समूह को एक द्रव्य कह देना, ये संग्रह नय है। समझ में बात? नहीं समझ में? अनंत गुणों के समूह को एक द्रव्य कहना, ये संग्रह नय है। 5 इंद्रियों के समूह को एक शरीर कहना, ये संग्रह नय है। ऐसे ही समस्त हम भारतवासी हैं। कौन है हम? वी आर इंडियंस। संग्रह नय। समझ में बात? नहीं समझे? फिर उस संग्रह नय में भी हम क्या कहते हैं कि हम उत्तर भारतीय हैं, हम दक्षिण भारतीय हैं, है ना, ऐसा कहते हैं ना। हम मध्य प्रदेश के हैं, आदि आदि, ऐसा भेद करते हैं लोग। हम कर्नाटक के हैं, हम आंध्रा के हैं, ऐसा आपस में झगड़ा चलता है ना। लेकिन भारत की अपेक्षा से हम सब एक हैं। कौन हो भाई तुम? ये हम भारतीय हैं। समस्त भारतीय एक 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 भाव से हम भारतीय हैं। ठीक है ना? क्या है? ये संग्रहणय है। और फिर उस संग्रहणय में कि हम उत्तर भारतीय हैं, तो दक्षिण भारतीय की अपेक्षा से उत्तर भारतीय सब संग्रहणय के कथन में आ जाएंगे। हम सब उत्तर भारतीय हैं। फिर उत्तर भारत में भी कोई दिल्ली वाला है, कोई यूपी वाला है, कोई एनसीआर वाला है, आदि आदि, ये भेद हो गए ना। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ रहे हो? ऐसे ही वस्तु स्वरूप के कथन में, प्रतिपादन में, जो संपूर्ण द्रव्य को एक जीव द्रव्य कहना, फिर उस एक जीव द्रव्य में एक इंद्रिय वाले समस्त एक इंद्रिय को एक इंद्रिय वाला कहना, समस्त 2 इंद्रिय वालों को 2 इंद्रिय वाला कहना, समस्त 3 इंद्रिय वालों को एक 3 इंद्रिय की कैटेगरी में डाल देना, अथवा संघी असंघी की अपेक्षा से 2 कैटेगरी बना देना, इस समस्त असंघी एक तरफ और समस्त संघी एक तरफ। तो समस्त असंघी एक कैटेगरी में जो आ गए, वो सारे के सारे संग्रहणय में चले गए। फिर उन असंज्ञों में भी भेद करना, ये 1 इंद्रिय वाला, ये 2 इंद्रिय वाला, ये 3 इंद्रिय वाला, ये 4 इंद्रिय वाला। तो जब हम संपूर्ण भाव में भेद करते हैं उसको तो कहते हैं अवान्तर। लेकिन अवान्तर में भी महा होता है, महासत्ता होती है। ये महासत्ता और अवान्तर सत्ता ना भी शब्द याद रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन संग्रह ने क्या है ये आप समझ लो। जो वस्तु के संग्रह करके संग्रहित भाव को एक साथ कथन कर देवे उसको संग्रह ने कहते हैं। आगे व्यवहार ने, ये पूरा पढ़ देता हूं। जैसे 6 जाति के समस्त द्रव्य सत्ता लक्षण युक्त हैं, तो छह जाति की अपेक्षा से तो 6 द्रव्य हैं, और 6 के 6 द्रव्यों को मात्र द्रव्य कह देना, क्या है ये संग्रह नय है। सिंपल। इन 6 द्रव्यों के समूह को द्रव्य संज्ञा द्वारा अथवा सत्ता लक्षण द्वारा जानना, इस नय का प्रयोजन है। यानी कि 6 द्रव्यों को एक भाव से जानना, ये संग्रह नय का
लक्षण है, यानी संग्रह ने बिना भेद प्रतिभेद किए इकट्ठा करके जो बात कहे उसका नाम संग्रह है। तो वस्तु के प्रतिपादन में ऐसा होता है ना कि 6 द्रव्य है, हम ऐसा कथन करते हैं रोज, लेकिन हमें पता है कि 6 द्रव्यों में भी जाति की अपेक्षा से 6 द्रव्य हैं और संख्या की अपेक्षा से सभी द्रव्यों की संख्या भिन्न भिन्न है। हम कोई कंफ्यूज नहीं होते। तो वो संग्रह नय की अपेक्षा से हम उस भाव को समझते हैं। नय का अर्थ क्या होता है? नय किसे कहते हैं? नय किसे कहते हैं? प्रमाण के अंश बस का प्रमाण के अंश को नय तो प्रतिपादन। कहते हैं। हाँ, तो वस्तु के इसको एक सिंपल अंश से का कथन करना। हाँ, वस्तु के एक अंश का कथन करना है। अभी समझो, वस्तु के प्रतिपादन को नय कहते हैं। क्या कहा? वस्तु के प्रतिपादन शैली को नय कहते हैं। नय माने क्या? जिसमें वस्तु का प्रतिपादन किया जाए, वस्तु के बारे में कहा जाए, वस्तु के स्वरूप के बारे में समझाया जाए, वो नय है। तो जब हम वस्तु के विषय में पढ़ते हैं तो हम इस प्रकार का कथन करते हैं ना कि 6 द्रव्य होते हैं, एक जीव द्रव्य होता है, एक पुद्गल द्रव्य होता है, आदि आदि। तो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? वस्तु की चर्चा कर रहे हैं, वस्तु का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो ये नय है। कौन सा नय है? कि वो जो संग्रह संग्रह नय है, द्रव्यार्थिक संग्रह नय। पहला था द्रव्यार्थिक नयगम नय, दूसरा था द्रव्यार्थिक संग्रह नय, अब तीसरा है द्रव्यार्थिक व्यवहार नय। द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद है ना। पहला नय कौन सा है? नैगम नय, कि जो वर्तमान में भाव नहीं है, भविष्य में होगा अथवा भूतकाल में हो चुका है, तो भी उसे वर्तमान में वैसा ही कह देना, नहीं हुए वे को भी। तो क्या कहता है? ये नैगम नय कहलाता है। जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा हो, अभी बनाई नहीं है, सिर्फ खदान से पत्थर तोड़ के लाया है। तो तुमने पूछा क्या रखा है? बोले ये राम की, कृष्ण की अथवा महावीर की मूर्ति है, अभी बनी नहीं है, लेकिन बनाएगा ना, उस अपेक्षा से क्या कह दिया? मूर्ति है। कोई तालाब से मिट्टी लाया हो, क्या है? ये घड़े हैं। घड़े नहीं है, अभी वो मिट्टी है। मिट्टी से घड़ा बनाएगा, लेकिन क्या कह दिया? कि घड़े हैं। ऐसा कह दिया, नहीं कह दिया? आई बात समझ में? पकड़ में आई बात? जैसे आम के बीज को आम कहना, आम की गुठली को क्या कहते हैं? क्या है ये? आम है। जामुन की गुठली को क्या कहना? ये जामुन है। जामुन है या जामुन की गुठली है? जामुन की गुठली है। जामुन तो उसके गूदे को कहते हैं, आम तो आम के गूदे को कहते हैं। लेकिन क्योंकि इस गुठली से आम उगाना है, आम का पौधा लगाया, अभी उस पे एक भी आम नहीं है, क्या कहते हैं? आम के पौधे को आम कहते हैं। जामुन की पौधे को क्या कहते हैं? जामुन कहते हैं। ऐसे इस जीव को सिद्ध कहते हैं, है ना? कहते नहीं कहते? मुक्त कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वही उसका स्वभाव है, वही उसका स्वरूप है, वही उसमें लक्षण है, और वही उसका प्रकट होने वाला भाव है। अब जरूरी तो नहीं है कि वो आम का जो पौधा आपने बोया है, लगाया है, जिसको आप आम कह रहे हो सकता है बड़ा होने से पहले मिट जाए, कोई जानवर पशु पक्षी खा जाए अथवा कीड़ा लगने से मर जाए, आदि आदि, तो भी क्या लगाया है? कि आम लगाया है। आम तो उस फल का नाम है, लेकिन उस पौधे को भी आम कहते हैं। बात समझ में आई? क्या है ये? नैगम नय। संग्रह नय मतलब इस समस्त भावों को एक साथ कह देना। जैसे लोक में आम की कितनी सारी प्रजातियां हैं, सबको आम कहना। केले की कितनी सारी प्रजाति है, सबको केला कहना। ऐसे समस्त भाव से समस्त संसार के विश्व के सभी जीवों को इकट्ठा करके एक जीव द्रव्य कह देना। समस्त पुद्गल द्रव्य को एक पुद्गल द्रव्य कह देना। क्या है ये? संग्रह है। सिंपल समझ में आ रहा है ना? ये क्यों समझ रहे भाई? इससे क्या लाभ होगा? कि जब वस्तु का प्रतिपादन करेंगे, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझेंगे, तो वहां आपको इस प्रकार के यदि प्रश्न उठे तो उसका समाधान पहले ही कर दिया। कि प्रमाण में जब वस्तु का, या न्याय में जब वस्तु का कथन होता है, तो किस प्रकार से किया जाता है। और तीसरा है व्यवहार में। सामान्य रूप से, हाँ। संग्रहणय को हम मतलब इंग्लिश में बोल सकते हैं कि कैटेगराइजेशन की कैटेगरी में उनको बांट देना अलग अलग। नहीं 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 नहीं, नहीं बांटना, कैटेगराइज नहीं करना, सबको एक साथ, एक साथ कहना। मैंने बोला ना, हम भारतीय हैं, ऐसा कहना। हम मनुष्य हैं, ऐसा कहना। स्त्री पुरुष और नपुंसक का भेद किए बिना सभी को एक साथ कहना हो तो क्या कहेंगे? हम मनुष्य हैं। सभी मनुष्य हैं या नहीं है? तो कोई भेद नहीं किया। ऐसे ही 6 द्रव्य में 6 का भेद किए बिना 6 द्रव्य हैं, तो सभी सभी को द्रव्य कहना, द्रव्य है। फिर एक तो अपेक्षा से मे बी समस्त जीव सर, द्रव्यों को सबको एक जीव द्रव्य कहना, है ना? तो मे बोलो बी बोलो। कलेक्टिव नाउन जैसा, मतलब यू गिव वन वर्ड टू द हाँ, एंटायर कलेक्टिव ग्रुप। नाउन, हाँ हाँ हाँ, एंटायर ग्रुप है ना। कलेक्टिव नाउन जैसा है वो, उसमें कोई भेद नहीं किया गया है, एक साथ कह देने वाला भाव है। तो इस प्रकार के बहुत सारे कथन आते हैं, वो कथन संग्रह ने के कहलाते हैं। फिर है व्यवहार ने। सामान्य रूप से
यानी कि संग्रहणय से जाने हुए द्रव्य के विशेष भेद करने को व्यवहारने कहते हैं। ठीक है, जैसे द्रव्य के 6 भेद करना, संग्रहणय में तो सभी को क्या कह दिया था, द्रव्य है, और उसी द्रव्य उसी में जो भेद करके कहेगा फिर वो व्यवहारण्य हो जाएगा। ठीक है ना। व्यवहारण्य में क्या करता है, व्यवहारण्य का एक ही लक्षण है, भेद करना। एक और लक्षण है, जो नहीं है वैसा कहना, है ना, वो भी व्यवहारण्य का लक्षण है। वो हम नय की कक्षा में पढ़ चुके हैं, 8 नय की कक्षा में, है ना। तो सामान्य रूप से संग्रहणय से जाने हुए द्रव्य के विशेष भेद करने को व्यवहारण्य कहते हैं। जैसे 6 द्रव्य को 6 के भेद करना, इस प्रकार ये 3 भेद द्रव्यार्थिक नय के बताए। संग्रहणय बेसिकली आप ऐसा भी समझ सकते हो कि दर्शनोपयोग का विषय जो है उसको यहाँ संग्रहणय कहा, और ज्ञानोपयोग का विषय जो है उसको यहाँ पे व्यवहारण्य कहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, एक अपेक्षा है ये सिर्फ। दूसरी अपेक्षा मैंने आपको समझाया ना इतनी देर में, कि वहां कलेक्टिव करके सभी द्रव्यों को एक साथ कहना द्रव्य है, तो वो तो ज्ञानोपयोग का ही विषय है कि द्रव्य है। सबको एक साथ कहने की जो शैली है वो संग्रहणय की शैली है, और एक साथ कहे गए द्रव्य के भाव में जो भेद करने की शैली है वो व्यवहारण्य की शैली है। आई बस समझ में, सभी को द्रव्य कहना ये द्रव्यार्थिक नय है। फिर समस्त जीव द्रव्यों को एक जीव द्रव्य कह देना, ये भी संग्रहणय है। और ये जीव संसारी है और ये मुक्त है, ऐसा कहना ये व्यवहारण्य है। फिर समस्त संसारी जीवों की अपेक्षा से सभी जीव एक जैसे हैं कहना, ये संग्रहणय है। फिर उनमें इंद्रियों का भेद करना, ये व्यवहारण्य है। समझ में बात, जीव को जीव कहना संग्रहणय है, उसमें सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का भेद करना ये व्यवहारण्य है। पकड़ में आ रही है बात, नहीं पकड़ में आ रही है ना। जीव को जीव कहना ये भैया। संग्रहणय है। हाँ। हम्म। भैया हम अभी और तो, जीव, हाँ, हम्म, हम अभी तो जो पढ़ रहे हैं ना, वो हम्म, द्रव्यार्थिक न्याय की बात है ना, तो द्रव्य की हाँ बात है ना, द्रव्यार्थिक नहीं, पर्याय की बात नहीं हाँ है इसमें। नहीं है, मगर नहीं है, हम बिल्कुल नहीं है। फिर व्यवहार न्याय से पर्याय की बात कर रहे हैं, तो वो नहीं, बिल्कुल द्रव्यार्थिक भी नहीं कर रहे न्याय हैं। से थी। कहाँ करी पर्याय की बात, कहाँ कर रहे हैं पर्याय की बात, भेद की बात कर रहे हैं, द्रव्य में भेद की बात कर रहे हैं। अच्छा। जब हम किसी द्रव्य में भेद कर रहे हैं कि एक द्रव्य को दो बाटों, दो भागों में कैटेगराइज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उनमें भेद खड़ा कर रहे हैं, जैसे 6 द्रव्यों में जाति की अपेक्षा से 6 भेद करें, हम्म। ऐसे ही एक जीव द्रव्य में किसी एक अपेक्षा से, किसी भी अपेक्षा से भेद करना। ठीक है ना। हम्म। तो ये लगता चला जाता है, सबके अंदर लगता चला जाता है। ये तो बहुत मोटा उदाहरण दिया आपको, बहुत स्थूल उदाहरण दिया कि 6 द्रव्यों में द्रव्य क्या है ना, ये संग्रहण है, और 6 द्रव्यों को जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल क्या है ना, ये व्यवहार में। लेकिन इतनी सी बात नहीं है, जब आप अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और गैप और डीप में जाएंगे तो आप समझ में आएगा कि एक जीव द्रव्य को मात्र जीव द्रव्य कहना ये संग्रहण है। फिर उस जीव द्रव्य में भी कैटेगरी क्रिएट करते चले जाना वो व्यवहार ने। तो वो कैटेगरी हम्म। कहां तक हो सकती है, कहां तक क्रिएट कर सकते हैं हम कैटेगरी को, समझ आ रही बात, नहीं समझ आ रही। देखो कैटेगरी कैसे क्रिएट होती जाती है, जैसे एक जीव द्रव्य का, तो पूरे विश्व में जितने भी जीव द्रव्य सारे के सारे आ गए, आ गए नहीं आ गए। फिर हमने कहा संसारी जीव द्रव्य, संसारी जीव, इतना कहा। तो सीधी सी बात है, हमने उसमें अरिहंत और सिद्धों को निकालकर बाकी सारे के सारे उसमें काउंट हो गए, सारे हो गए ना। अरिहंत और सिद्धू को छोड़ के बाकी सब काउंट हो गए, A to Z, 12वें गुण स्थान पर्यंत तक के सभी जीव उसमें काउंट हो गए। फिर हमने कहा सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, तो सारे सम्यक दृष्टि एक तरफ हो गए और सारे मिथ्या दृष्टि एक तरफ हो गए। समझ में बात, नहीं समझ में। फिर हमने उसमें कहा संगी और असंगी, तो सारे असंगी एक तरफ हो गए और सारे संगी पंचेंद्रिय संगी एक तरफ हो गए, यानी मन सहित वाले एक तरफ चले गए और बिना मन वाले एक तरफ चले गए। फिर हम असंगियों में भी हमने कहा एक इंद्रिय, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक इंद्रिय जीव की बात कर रहे हैं। उस एक इंद्रिय में 5 काय के जीव आ जाएंगे, 6 काय के जीव आ जाएंगे। फिर उस एक इंद्रिय में भी हमने कहा अपकाय, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने अन्य काय की बात नहीं कर रहे, मात्र अपकाय की बात कर रहे हैं। जल काय, यानी कि अन्य काय की बात नहीं कर रहे हैं, मात्र जल काय की बात कर रहे हैं। जब हम एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं तो वहां पे कोई कैटेगरी नहीं है कि किस काय की बात हो रही है, लेकिन जब हम जल काय की बात कर रहे हैं तो वहां कैटेगरी है कि सिर्फ जल काय की बात हो रही है, अन्य काय की बात नहीं हो रही। पकड़ मारी नहीं पकड़ मारी। तो इस तरीके से संग्रह और संग्रह में व्यवहार, फिर संग्रह, फिर संग्रह में व्यवहार, फिर संग्रह, फिर संग्रह में व्यवहार, ऐसे होता चला जाता है, होता चला जाता है। स्त्री की अपेक्षा से सारे विश्व की स्त्रियां एक तरफ हो जाएंगी,
फिर भारतीय की अपेक्षा से सिर्फ भारतीय स्त्रियां रह जाएंगी, बाकी सब स्त्रियां एक तरफ हो जाएंगी। फिर भारतीय स्त्रियों में भी अनपढ़ और पढ़ी लिखी की अपेक्षा से भिन्नता आ जाएगी। कुंवारी और शादीशुदा की अपेक्षा से भिन्नता आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी, है ना? ऐसे भेद होते चले जाएंगे, नहीं होते चले जाएंगे। फिर उसमें एक वो इंग्लिश कितना जानती है, हिंदी कितना जानती है, ऐसे भेद हो जाएगा। अथवा दिल्ली की कौन है, दक्षिण भारत की कौन है, ऐसा भेद हो जाएगा। तो हमने कहा कि दिल्ली की स्त्रियां खड़ी हो जाओ, ऐसा कहा। तो दिल्ली की स्त्रियां खड़ी हो जाओ माने कितनी स्त्रियां खड़ी होंगी वहां पर? एक भी हो सकती है, 1,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। हो सकती है ना, हो सकती है। रेक्टिफाई करने की तो आवश्यकता नहीं है ना। तो वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? संग्रह नहीं कहलाएगा। माने जो महाभाव है, संग्रह है, उसमें भेद करना, वो क्या है? वो व्यवहार है। तो संग्रह की भी कैटेगरी क्रिएट होती है, और संग्रह की जो कैटेगरी क्रिएट करता है वो व्यवहार है। संग्रह में भी कैटेगरीज क्रिएट करता चला जाता है, और उसकी अपेक्षा से एक कैटेगरी संग्रह के खाते में चली जाती है, एक व्यवहार के खाते में चली जाती है। द्रव्य की अपेक्षा से समस्त द्रव्य संग्रह की कैटेगरी में चले गए। फिर हमने उसमें कहा कौन सा द्रव्य कौन सा है। एक किसी को जीव कहना, पुद्गल कहना, धर्म कहना, धर्म कहना, आकाश कहना, काल कहना, ये व्यवहार ने किया। फिर हमने कहा सिर्फ एक जीव द्रव्य की बात, ये संग्रह हो गया। फिर उस जीव द्रव्य में भी किस जीव द्रव्य की बात, ये व्यवहार हो गया। आई बात समझ में? नहीं समझ? हमने कहा मिथ्या दृष्टि की बात, तो सारे मिथ्या दृष्टियों का भाव एक संग्रह हो गया। और फिर उसमें भी हमने अभव्य और भव्य की बात करी, तो ये व्यवहार ने कर दिया। फिर समस्त भव्य वो संग्रह हो गए, निकटी भव्य या दूरानुदूर भव्य ये व्यवहार हो गया। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? इस प्रकार से वो कैटेगरी नयों के आधार से होती चली जाती है। और जब कथन किया जाता है तो इन्हीं नयों के आश्रय से वहां वस्तु स्वरूप में कथन किया जाता है। समझ में आया या नहीं समझ में आया? मुश्किल लगा किसी को हो तो मुझे बताओ। सिंपल है, सिंपल है। हमें भैया क्या लाभ है? कि पूरा लाभ है। जब वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन होगा तो इस प्रकार से वहां प्रतिपादन किया जाएगा, और हमें इसी प्रकार से उसको समझना पड़ेगा, ऐसा। अब पर्यार्थिक न्याय के 4 भेद कहते हैं। द्रव्यार्थिक न्याय के कितने भेद थे? 3 भेद। कौन कौन से? नैगम्य, संग्रह न्याय और व्यवहार न्याय। अब पर्यार्थिक न्याय की बात करते हैं। नयों के 2 भेद थे, द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय। द्रव्यार्थिक न्याय के 3 भेद थे। कौन कौन से? नैगम्य, संग्रह न्याय और व्यवहार न्याय। अब पर्यार्थिक न्याय के 4 भेद हैं। कौन कौन से? ऋजु सूत्र न्याय, शब्द न्याय, संभिविरूढ़ न्याय और एवं भूत न्याय। ऋजु सूत्र, शब्द, संभयरूढ़ और एवं भूत, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये भी वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन में काम आते हैं। कब काम आते हैं, कहाँ काम आते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। अभी 5 मिनट है अपने पास, है ना? अब पर्यार्थिक न्याय के 4 भेद कहते हैं। पर्यार्थिक न्याय अर्थात जो पर्याय की अपेक्षा से चर्चा करता हो उसको पर्यार्थिक न्याय कहते हैं। जो द्रव्य की अपेक्षा से चर्चा कर रहा था वो द्रव्यार्थिक न्याय था। जो पर्याय की अपेक्षा से चर्चा करेगा वो पर्यार्थिक न्याय कहलाएगा। पर्यार्थिक न्याय में पहला पहला न्याय है ऋजु सूत्र न्याय। जो न्याय वर्तमान पर्याय मात्र को जानता है उसे ऋजु सूत्र न्याय कहते हैं। जैसे नैगम्य क्या था? वो पर्यायों में भूत, भविष्य, वर्तमान का भेद ना करके भूत की अथवा भविष्य की पर्याय को वर्तमान में कह रहा था। लेकिन ऋजु सूत्र न्याय कैसा है? कि जो वर्तमान की पर्याय है उसको ही कहेगा, आगे पीछे की पर्याय को उसमें नहीं मिलाएगा। जैसे जो दूध खीर बनाने के लिए रखा है उसे खीर नहीं कहेगा, दूध ही है ऐसा कहेगा। समझ में? इतनी समझ में? कभी तो हमें शुद्ध कहेंगे, कभी हमें अशुद्ध कहेंगे। वर्तमान अपेक्षा से हमें मैं अशुद्ध ही हूं ऐसा कहेंगे। ये जीव मनुष्य ही है ऐसा कहेंगे, पुरुष ही है ऐसा कहेंगे। समझ में बात? ये नारकी है, ये त्रियंच है। मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? तो बोलेंगे आप पुरुष हैं, अथवा भारतीय हैं, अथवा हिमांशु हैं, ऐसा। तो वर्तमान की जो अवस्था है उस वर्तमान अवस्था से ही कहना। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो टीचर हूं, सो जाऊं तो सोता हुआ पुरुष हूं, खेत जोत रहा हूं तो किसान हूं। कुछ बात समझ में आई? वर्तमान अवस्था, जो भी वर्तमान अवस्था है, सिर्फ उस वर्तमान अवस्था की ही वो चर्चा करने वाला है। अन्य आगे पीछे की चर्चा जो ना करे, ऐसा इस व्यवहार न्याय का सूत्र है ऋजु सूत्र न्याय। आप कौन है? कौन है आप? तो देखो कुछ लोग क्या करते हैं जो वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानते, जो न्यायों के स्वरूप को नहीं पहचानते, कि हम तो भैया सिद्ध हैं। कि भैया लोक व्यवहार ऐसे नहीं चलता। लोक व्यवहार तो ऋजु सूत्र न्याय आदि के व्यवहार न्याय की अपेक्षा से चलता है। आप कौन है?
आप जो अभी वर्तमान में जिस अवस्था में प्राप्त हैं, जिस अवस्था को प्राप्त, आप उसी अवस्था का कथन करेंगे, वैसा ही कहेंगे। ये किसका काम है? ये ऋजु सूत्र नय का काम है। आती है बस, समझ में नहीं समझ में आती है? आती है ना? वर्तमान के बालक को बालक ही कहना, वर्तमान के प्रौढ़ को प्रौढ़ ही कहना, वर्तमान में जो अवस्था है जैसी है उसको वैसा का वैसा, ऐसा का ऐसा ही कहना, तो ऋजु सूत्र नय है। आप सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है कि हम तो सिद्ध हैं भैया? बोले ऐसे नहीं। अगर आपसे ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से प्रश्न किया गया है तो आप ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से उत्तर देंगे। तो जिनवाणी में वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अवस्था की अपेक्षा से भी जीव का कथन किया जाता है ना? और द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से, संग्रह आदि भाव की अपेक्षा से भी कथन किया जाता है, नैगम न्याय आदि की अपेक्षा से भी कथन किया जाता है। तो जहां जिस अपेक्षा से जो कथन किया गया हो, वहां उस अपेक्षा से उस कथन को वैसा ही समझना चाहिए। तो वर्तमान में जीव की जो अवस्था है, जैसे वर्तमान में श्री कृष्ण कहाँ है? बोले नरक में है। राजा श्रेणी कहाँ है? नरक में है। पकड़ में ही बात? भले ही वो भविष्य में तीर्थंकर होंगे, पर वर्तमान में वे नरक में है, ऐसा कहता है जो वो ऋजु सूत्र ने है। वर्तमान के मुनि को मात्र मुनि ही कहना, वर्तमान के पुरुष को पुरुष मतलब कहना, सही सही वर्तमान के बताना, मतलब ये है कि सही 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 तो सही बताना जो जैसा है। नहीं, सही सही तो भगवान है, ये जीव सही सही में तो। और जो ऋजु सूत्र ने है वो वर्तमान की अवस्था को कह रहा है। वर्तमान की हाँ, अवस्था सही सही प्रेजेंट है। में सही सही बताना ना, हाँ मतलब हाँ, जैसा इस टाइम है। है ना? हाँ। तो ये पर्यायवार्तिक न्याय का भेद है, यानी कि पर्याय विशेष की अपेक्षा से। और कौन सी पर्याय विशेष की अपेक्षा से? वर्तमान पर्याय विशेष की अपेक्षा से। जैसे रोगी को रोगी कहना, भूखे को भूखा कहना, प्यासे को प्यासा कहना, क्या है ये ऋजु सूत्र न्याय का कथन है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? पकड़ में आती ना बात? ऐसा जो न वर्तमान पर्याय मात्र को जानता है अर्थात जो न वर्तमान पर्याय मात्र की चर्चा करता है, उसका नाम ऋजु सूत्र न है। बिल्कुल सिंपल। अगला शब्द न, फिर भी हम जो ऐसे न, क्यों बोलते हैं कि जैसे मैं प्रभु हूँ, तो फिर हम उस टाइम प्रेजेंट वो का भी द्रव्यार्थक बात न, करेंगे। वो हाँ, वो द्रव्यार्थक न से कहते हैं। तो उस टाइम हम द्रव्यार्थिक न्याय की बात करते हैं फिर। हाँ, हम वो द्रव्यार्थक, जब अब हम कहते हैं कि मैं सिद्ध समान हूँ अथवा हाँ, चैतन्य ज्ञान आदि गुणों का ही मेरा पिंड है ना, मैं भगवान हूँ आदि आदि, तो वो द्रव्यार्थक न की अपेक्षा से चर्चा करते हैं। तो वहां कहने का भाव यही होता है कि अपने द्रव्य स्वभाव को पहचानो। ठीक है? और कोई द्रव्य स्वभाव को पहचान कर पहचानता तो नहीं है और निश्चयभासी हो जाता है, तो वहां उसको वर्तमान पर्याय का भी विवेक कराते हैं, ज्ञान कराते हैं कि वर्तमान में तेरी अवस्था ऐसी है, वर्तमान में तेरा योग उपयोग ऐसा है ना? उसका भी ज्ञान कराते हैं। तो दोनों प्रकार से कथन जिनवाणी में किया जाएंगे, क्योंकि स्यादवाद का ऐसा ही स्वरूप। एक आर्थिक एकांतिक बात नहीं करेगा, वो सार्वभौमिक बात करेगा, संपूर्ण बात को करेगा। तो संपूर्ण बात में कभी किसी अपेक्षा से, कभी किसी अपेक्षा से, कभी किसी अपेक्षा से। तो वर्तमान पर्याय की बात जो करते हैं, जिस नय की अपेक्षा से करते हैं, वो ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से की जाती है। फिर है शब्द नय, जो नय व्याकरण आदि के अनुसार शब्द की अशुद्धता को दूर करता है, उसे शब्द नय कहते हैं। अब व्याकरण आदि की अपेक्षा से जो शब्द का जो अर्थ है, उसी परिप्रेक्ष्य में उस अर्थ को कहता है, उसको शब्द नय कहते हैं। ठीक है? नहीं नहीं, शब्द का अर्थ, शब्द का क्या अर्थ होता है? देखो तुमको एक बात बताता हूँ। तुमने एक शब्द सुना होगा, जमादार। सुना है? सुना है जमादार? किसे कहते हैं जमादार? किसे कहते हैं? जो कूड़ा उठा के लेकर जाते हैं। हाँ, लेकिन ये शब्द ने की अपेक्षा से गलत आंसर है, मालूम आपको? पुलिस भी कहते क्या? हैं। हाँ, पुलिस या कैशियर को, सिक्योरिटी गार्ड कैशियर को का भी बोलते हैं। ना, सिक्योरिटी गार्ड को नहीं कहते हैं, कैशियर को कहते हैं। अगर आपने पुराने जमाने में बैंक गए हो, तो वहां कैशियर के काउंटर पर जमादार शब्द लिखा रहता था, मालूम? मालूम? पुराना बैंक नहीं देखा होगा ना तुमने कभी? हाँ। जो हिसाब किताब रखता हो, जो हिसाब किताब हाँ, रखता हो उसको जिसके पास जिसके जमींदार पास बोलते हैं ना, वस्तु, ये उसको जमींदार जमींदार बोलते हैं। नहीं, नहीं, सुनो ध्यान से, मैं बताता हूँ सर, आपको प्रमाण देंगे इसकी क्या बात है। तुमने पुराना नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज वर्तमान में उनके प्रमाण मौजूद है। पहले तो जमादार शब्द का अर्थ समझ लो। जिसके पास वस्तु जमा कराई जाए, उसको जमादार कहते हैं।
अब वो अपभ्रंश हो गया, हम कहते कूड़ा उठाने वाले को जमादार कहते, ऐसा नहीं। शब्द नय का मतलब क्या है, शब्द का जो अर्थ है उसी अर्थ से उस शब्द को पहचानना, आगे पीछे रूढ़िवाद से नहीं पहचानना। जैसे गाय, उदाहरण दिया गाय, गाय किसको कहते हैं, कि जो चलता हो उसको गाय कहते हैं। अगर मैं चलूंगा ना तो मैं भी गाय कहलाऊंगा, आप चलोगे तो आप भी गाय कहलाओगे, गो। इंग्लिश वाला गो नहीं, हिंदी वाला गो। वहां चलते हुए को गाय कहते हैं, जो गमन करे उसको गाय कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन लोक में रूढ़ी हो गई है, क्या रूढ़ी हो गई, कि वो चार टांगों वाली, वो दूध देने वाली जो एक पशु है उसी का नाम गाय है। लेकिन यदि शब्द का अर्थ करेंगे, शब्द, तो शब्द का जो एक्चुअल अर्थ है उसी अर्थ से उस शब्द को पहचानना, ये शब्द नय का कथन है। यानी कि जिसको कहते हैं शब्द का ही अर्थ निकालेगा, वो जो शब्द कहा है उसी का भाव पकड़ में आएगा, अन्य आगे पीछे रूढ़िवाद वाले नहीं, जो आप कुछ भी अर्थ उसका अर्थ निकालो। जैसे पाकिस्तान, क्या मतलब होता है पाकिस्तान का, साफ स्वच्छ स्थान, उसका नाम होता है पाकिस्तान। क्या होता है, जो साफ हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, उसका नाम है पाकिस्तान। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? लेकिन अपने यहाँ पाकिस्तान किसको बोलते हैं हिंदुस्तान में? तय खाने को, तय खाने को बोलते हैं ना। यानी घर के सबसे अपवित्र स्थान को हम पाकिस्तान कहते हैं, कहते नहीं कहते, ऐसी है ना रूढ़ी अपने यहाँ पे। लेकिन वास्तव में उस शब्द का जो अर्थ है उसी शब्द के अर्थ से उस शब्द को कहना। जैसे आपने एक गाना सुना होगा, उदाहरण तो खोटा है लेकिन आप सबको जल्दी समझ में आए इसलिए दे रहा हूँ। एक गाना है, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, ये गाना है ना। इस गाने में एक उसमें लाइन आती है, जमादार। क्या लाइन आती है, हाँ, कि रपट लिखाओ जाके जमादार से, एक लाइन आती है इस गाने के अंदर। तो जमादार रपट लिखते हैं क्या? अरे जो खोया पाया विभाग के हेड होते हैं उनको जमादार कहते हैं, यानी जहां वस्तु को जमा किया जाए। आई बस समझ में? ये प्रमाण है, अब जाके अब तुम गाना सुनना जाके अभी और क्या नेट पर करोगे। मैंने सर्च करा है, जमादार के अर्थ तीनों बता रखे हैं। हाँ ठीक है ना, जहां पे जमा कराया जाए। अब मैंने तो लोक का उदाहरण दे दिया आपको, क्योंकि आपने व्याकरण आदि तो पढ़े नहीं, तो मैं व्याकरण आदि के उदाहरण देता। सिंपल जो अच्छे उदाहरण है जो आपको जगत में जल्दी से समझ में आ जाएंगे, वो बता दिए। यानी शब्द ने का क्या काम है, शब्द के वास्तविक भाव का ही अर्थ करना। आप उस शब्द से क्या पहचानते हैं वो अर्थ नहीं करना, शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ करना। उसका नाम क्या है, उसका नाम है शब्द नय। लोक में उस शब्द की जो रूढ़ी हो चुकी है उससे उसको कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। जैसे द्रव्य किसको कहना, जो बहे, बहते हुए भाव को द्रव्य कहते हैं। क्या कहा, समझे नहीं? जैसे आपने विज्ञान में 3 इक्वेशन पढ़ी होगी, तरल, ठोस और वायु या गैस, जो भी उसको हिंदी में कहते हैं ना। तो जो तरल है, तरल, उसको कहते हैं द्रव्य, यानी कि जो निरंतर बहने वाला हो, बहता रहे, उसका नाम द्रव्य है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? शब्द ने का क्या काम है, जो शब्द आपने कहा उस ही शब्द का वही अर्थ निकालेगा, अन्य अर्थ नहीं निकालेगा, ये शब्द नय का काम है। जो नय व्याकरण आदि के अनुसार, यानी उस शब्द का जो वास्तविक भाव है, व्याकरण है, एक्चुअल बात है, शब्द के अनुसार अशुद्धता को दूर करता है, अशुद्धता को दूर करता है ना। आपने उसका क्या मतलब समझा, क्या मतलब नहीं समझा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसका मतलब क्या है, दूर करता है, उसे शब्द नय कहते हैं। ठीक, बस यहां तक पढ़ेंगे। संभावी रूढ़ नय इसी का बिल्कुल अपोजिट है, वो चर्चा हम कल करेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।